तो मित्रों, हम शुरू कर रहे हैं अब एनसीईआरटी से चैप्टर 5 को, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें हमें पढ़ना है सेल को। ठीक है, देखो एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है। जो एनसीईआरटी की बुक हैं वो हमें समझाती हैं। उनका काम क्या है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, चीज़ें समझाती हैं। और जो पब्लिश्ड बुक हैं, पब्लिकेशन की जो बुक हैं, वो हमें बताती हैं। बताना और समझाने में बहुत अंतर है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना है, लाइन टू लाइन देखना है। जो एनसीईआरटी की आत्मा है उसको बिल्कुल धारण कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, जो डार्क में है, जैसे ये डार्क में है, ये डार्क में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो डार्क में है वो इम्पोर्टेंट है, वो तो जानना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम लाइन टू लाइन सभी को कवर करेंगे, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली लाइन से। देखो, वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ honeycomb consisting of many little compartments। सुनो, देखो क्या चल रहा है। सेल की डिस्कवरी करनी है, और सेल की डिस्कवरी के दौरान बड़े वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा, उन्होंने कॉर्क को देखा। जो प्लांट होता है ना, प्लांट उसकी जो छाल होती है वो होती कॉर्क, इतना समझो तुम। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार देखा कॉर्क को, और उसने जब इसको देखा तो इसका स्ट्रक्चर उसको ऐसा नज़र आ रहा था जैसे हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में तो बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कमरे। ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने देखा कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। जो प्लांट की छाल से मिलता है वो कॉर्क होता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक इन चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है। ठीक है, अब देखो, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। इसने 1665 में इस कॉर्क को देखने के लिए, उस संरचना को देखने के लिए खुद का सेल्फ डिज़ाइन एक माइक्रोस्कोप भी बनाया था। रॉबर्ट हुक ने जो छोटे छोटे कमरे इसको दिख रहे थे, रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स। और सेल इज ए लैटिन वर्ड, और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा कमरा। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। जिस प्रकार एक छोटे से कमरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसी प्रकार सेल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूरे जीवन को चलाने के लिए। तो ये है एक जानकारी। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे अंदर। देखो, दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। जो ये पूरा इंसिडेंट चल रहा था इसको बहुत ही छोटा और इनसिग्निफिकेंट माना गया, इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, जबकि बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो इतिहास रहा है विज्ञान का। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैज़ ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ये पहली बार था कि किसी ने जाना कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती हैं। द यूज़ ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ यूज टिल द डेट इन बायोलॉजी। जो ये सेल नाम का शब्द वो आज तक बायोलॉजी में यूज होता रहा। अब हम जानेंगे सेल को, हम देखेंगे किस प्रकार से बना हुआ होता है। ठीक है, एनसीईआरटी की खूबसूरती क्या, उन्होंने एक्टिविटी दी हुई हैं। ठीक है, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले उठता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। आपने सेल की बात कर ली, बात करते हैं कि लिविंग बीइंग बना किससे है। ठीक है, सेल तो कह दिया छोटा छोटा कमरा, अब देखेंगे कहाँ पे है, क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी ले लेते हैं, एक गतिविधि। आपने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया ऑनियन बल्ब का, एक प्याज का। ठीक है, आपने चिमटे फोर्सेप्स की हेल्प से उसके पील ऑफ कर दिया उसकी स्किन को, उसकी स्किन के ऊपर से आपने उसे काट लिया। और उसकी जो कॉनकेव साइड है, जो इनर की साइड जो ऐसी है, उसकी इनर की साइड को भी आपने उसकी स्किन से उतार लिया। ठीक है, इनर साइड से आपने यहाँ से स्किन ले ली है ऑनियन की।
लेयर ले ली है, दिस लेयर कैन यू पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, और आपने जल्दी जल्दी इसको पानी में डाल दिया है। क्यों डाल दिया? ताकि ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है, सूख ना जाए। तो आपने वॉच ग्लास लिया, उसमें आपने इसको ऑनियन पील की जो लेयर है उसको रख दिया है। अब देखना तुम लोग, लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, पानी में डाल दिया है, मैं कह रहा था क्या, ताकि ये ड्राई ना हो जाए, सिंपल बात। अब इसको स्मॉल पीस को आपने वॉच ग्लास से एक स्लाइड में रख दिया। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में एक स्लाइड होती है कांच की पतली सी, अब आपने क्या किया, उस स्लाइड के ऊपर रख दिया है। अब आपने एक हेयर ब्रश का यूज़ किया है, पेंट ब्रश का यूज़ किया है, कैमल, ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। जो वॉच ग्लास के अंदर पील था उसको लिया आपने और उसको ऊपर रख दिया। इसके रखने के लिए भी एक होता है जिसे हम कहते हैं कैमल हेयर पेंट ब्रश, ठीक है, आपने इस पर रख दिया। नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन, सैफरन, देखो सैफरन सॉल्यूशन ये केमिकल होता है लेबोरेटरी में, ये है आपकी स्लाइड, आपने यहाँ पे लिख दिया, उस पील को ही रख दिया। अब इसके ऊपर क्या डाल दिया आपने, सैफरन नाम का सॉल्यूशन डाल दिया इस पीस के ऊपर। और फिर आपने क्या किया, इसको आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि एयर है बाहर। तो ये थी आपकी स्लाइड, इसके ऊपर है पील और इसके ऊपर आपने एक कवर स्लाइड से इसको, कवर स्लिप से इसको ढक दिया। ओके, अब क्या करना है, अब माइक्रोस्कोप में इसको देखना है, ठीक है। अब आपको जब आपने कवर स्लिप से इसको ढका है तो आप ध्यान रखें इसमें एयर बबल ना बने, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आपको कवर स्लिप को बड़ी ही ध्यान से इसको ऊपर कवर करना है, अपने टीचर की हेल्प लेनी है और आपको टेम्परेरी माउंट बना देना है ओनियन पील का, एक अस्थायी तौर से इस पील को आपने बना दिया है। और फिर आपको क्या करना है, इसको लो पावर मैग्नीफिकेशन लेंस में हम मैग्नीफाई करेंगे हम लो पावर लेंस को, और उसको देखना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। आपने देखा हुआ लेबोरेटरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऊपर आई पीस, ये इसकी बॉडी है, ओके, ये एडजस्टमेंट करने के लिए है, यहाँ पे लेंस है नीचे और यहाँ ऊपर मैग्नीफाई लेंस है, यहाँ पे आप उस एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा देखना है। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। अब जब आपने ऑब्जर्व करेंगे, आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं, तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। देखो ये जो ऐसा रेड में है, थोड़ा लाइट रेड में, पिंकिश में है, ये क्वेश्चंस, जहाँ भी क्वेश्चंस है वहाँ पे मैंने इसको ऐसे डार्क किया हुआ है। तो देखो अब पहला क्वेश्चन उठता है कि जब आप इसको देख रहे हैं लेंस में तो आपको कैसा नज़र आ रहा है, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा है, क्या आप इसे ऑब्जर्वेशन सीट पे बना सकते हो, डज इट लुक लाइक ए सेल। तो आप इसको देखिए अब, ठीक है, हमको ये ऑनियन पील के अंदर की सेल ऐसी नज़र आती है, उसमें न्यूक्लियस नज़र आता है, ये ऐसा डॉट डॉट सा, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पे हमने छोटी सी बात की है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, छोटी बात नहीं कह सकते हम इसको, काफ़ी सिग्निफिकेंस है इस बात का। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो अब आपने क्या किया है, आपने उसकी टेम्परेरी माउंट बनाई है उस पील की, उस छाल की, ऑनियन की, और डिफरेंट साइज़ की। टेम्परेरी माउंट का मतलब होता है ऐसा तो है नहीं वो परमानेंट है, आपने इस एक स्लाइड ली, उसके ऊपर उसको रख दिया, कवर स्लाइड ली, ठीक है, एयर बबल ना बने, ये सैफरन सॉल्यूशन लिया जिसके कि कलर आप मैग्नीफाइंग लेंस में देख पाएंगे कैसा कलर है इसका, ठीक है, इसलिए आपने ये सब कुछ कर दिया है। ओके, अब देखना अलग अलग साइज़ की आपने ले ली, कोई छोटी पील ले ली, छोटा लेयर ले लिया ऑनियन का, बड़ा ले लिया, इस प्रकार से आपने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन उठता है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, आपने क्या देखा है, तो सेल देखी हैं। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, आपने एक सेल देखी, दूसरी सेल देखी, तीसरी सेल देखी, आप ये बताइए कि आपको ये सारी सेल सिमिलर स्ट्रक्चर की नज़र आ रही हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर की होती हैं। भाई सब सेल तो सिमिलर नज़र आएंगी ना प्लांट की, यहाँ पे है ना। तो अब इसको भी और डिटेल में देख लेते हैं अंदर से क्या कहती है एनसीईआरटी। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, ये संरचनाएं हैं क्या। दी स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये दिखने में एक जैसी हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब की तरह एक बड़ा इनका संरचना है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। देखो कितनी भी सेल ले लिया आपने, ठीक है, छोटी बड़ी ले ली, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर कैसा, सिमिलर है, और होना भी चाहिए। देखो एक चींटी की सेल और एक हाथी की सेल है,
कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है इसलिए वो बड़ा दिख रहा है, लेकिन सेल का जो स्ट्रक्चर है वास्तव में हम देखें उसकी संरचना वो एक जैसी है। ध्यान आया आपको? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपने जब उन स्ट्रक्चर को देखना शुरू किया है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं और आपस में वो एक बिग स्ट्रक्चर बना सकती हैं ऑनियन बल्ब जैसा। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब देखो, द सेल्स ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ऑनियन दे कैम फ्रॉम। एक बड़ी ऑनियन ले ली, छोटी ऑनियन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं है। इसकी सेल भी इतनी बड़ी है, इसकी सेल भी इतनी बड़ी है। ओके, ये हाथी और चींटी का एग्जाम्पल, हाथी और माइस का एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, चूहे का एक ही सेल है, नंबर ऑफ सेल हाथी में ज़्यादा उसमें कम है, बस इतना फ़र्क है, बाकी स्ट्रक्चर सेल का एक जैसा है। आगे देखो, दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी और बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द यूनियन ऑनियन बल्ब। ये जो पूरे के पूरे ऑनियन को बनाए हुए ये छोटी छोटी यूनिटी हैं जिनसे पूरा का पूरा प्याज बना हुआ, पूरा का पूरा ऑनियन बल्ब बना हुआ, इनसे ही बना हुआ है। हम अंतर गहराई में देखें तो ये सेल ही हैं जो पूरे के पूरे ऑनियन बल्ब को बना रही हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व आर मेड अप ऑफ सेल। ऑनियन की बात नहीं है, दुनिया में जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं वो सभी आपको कैसे दिखेंगे, उनके मूल में क्या है, वो वास्तव में कोशिकाओं से बने हुए हैं, सेल से ही बने हुए हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव इन देयर ओन। इस दुनिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। ठीक है, एक सेल भी ऐसी है, मल्टी सेलुलर में भी जो अलग अलग सेल्स हैं वो भी ऐसी ही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेल पूरा काम कर लेती है, यहाँ पे बहुत सारी सेल मिलके एक पूरा काम करेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे मैं आपको कहूँ मानव हैं आप लोग, है ना, हम लोग मानव हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं। ठीक है, सभी मानव हैं, तो आप देख रहे हैं उनके हेयर की सेल कैसी हैं, आइज़ की सेल कैसी है, नोज की सेल कैसी हैं। ठीक है, स्किन की सेल कैसी है, ओके, स्टोमक की सेल कैसी है। ठीक है, वो दिखने में अलग अलग नज़र आ रही हैं, लेकिन क्योंकि वो पूरा का पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करना है तो डिवीजन ऑफ लेबर है उनके अंदर, इस शब्द को भी जानेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, वहाँ मल्टी सेलुलर में ऐसे सारी सेल मिलके काम कर लिया और जो यूनिसेलुलर उसमें एक सेल ही काम कर लेगी पूरा का पूरा जीव को सर्वाइव करवाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रकृति है, इसको समझिए आप लोग। तो आप समझे कि नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। जबकि एक सिंगल सेल भी अपने आप भी जीवित रह सकती है, उसे बहुत सारी सेलों की आवश्यकता नहीं होती। अमीबा है, वो जी रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस पर, एक सेल काम कर रही है सारा कुछ। तो अब हम जानते हैं और अंदर की बातें। ठीक है, और थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या हुआ, कैसी हुआ डिस्कवरी। तो सेल को पहली बार डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसने देखा कॉर्कस्लाइस को, उसने ऑब्जर्व किया, अपनी लेंस से सारा कुछ देख लिया। लेकिन अब आगे बात सुनना, एक आता है एंटोन वॉन लिवॉनहुक 1674 में, इसी के 9 साल बाद 1674 में आता है एंटोन वॉन लिवॉनहुक। उन्होंने इससे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया। देखो, ये था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव का मतलब पुराना, पुरानी ढर्रे का, एंशियंट। लेकिन लिवॉनहुक ने क्या किया, 1674 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप को ईजाद किया और उसने ना पहली बार, देखो ये तो प्लांट पे काम कर रहा है रॉबर्ट हुक, तो कॉर्क पे काम किया, बार्क पे काम किया, लेकिन पहली बार लिवॉनहुक ने एक लिविंग सेल देखी, फ्री लिविंग सेल, किसमें, एक तालाब के पानी में, पहली बार। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और अंदर उसने देखना शुरू किया। आप सोचते हैं रॉबर्ट हुक ने भी काम किया होगा, ऐसी बात नहीं है, सेल देख कर उसने छोड़ नहीं दी होगी, उसने न्यूक्लियस को भी देखा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हिडन रह चुकी होंगी क्योंकि उसका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था। दैट जैसे ही साइंस और ज़्यादा ईजाद हुआ और एवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा अच्छी हुई, तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने और उसके अंदर देखना शुरू किया और इवॉल्व हो गई चीज़ें। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन को ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन दोनों में अंतर है, एक न्यूक्लियस का ज्ञाता है रॉबर्ट ब्राउन, तो इस एक ने सेल के बारे में बताया। अब 1839 में 1839 जेई परकुंजे साहब, उन्होंने एक शब्द दिया था, उस शब्द का नाम था प्रोटोप्लाज्म, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। उन्होंने कहा देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, अब बता दिया है न्यूक्लियस के बारे में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। परकुंजे कह रहे देखो ठीक है न्यूक्लियस है, लेकिन इसके भी चारों तरफ हम देखें ना, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ सा बहता रहता है,
सेल के साथ, सेल के अंदर, उसको नाम क्या दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब सुनो, अब बात करते हैं कुछ थ्योरी की, और वो कुछ थ्योरी नहीं है, उस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी में आता है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। दुनिया के प्रत्येक प्लांट और प्रत्येक एनिमल किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने होते हैं। एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मूल इकाई जीवन की क्या है, वो सेल है, क्योंकि उससे ही बने हुए हैं। आप खुद से सोचिए, एक सेल थी, दो सेल थी, तीन सेल थी, और मल्टी सेलुलर सेल होते गए, बड़े हो गए, बनते गए। अब इसको प्रेजेंट किया था दो बायोलॉजिस्ट ने, सिक्लिडन 1838 में ये बात कही, और स्क्वान ने ये बात की 1839 में। तो सेल थ्योरी दो बायोलॉजिस्ट ने दी, सिक्लिडन एंड स्क्वान। द सेल थ्योरी वर फर्दर एक्सपांडेड बाय विर्चो। अब विर्चो आती हैं 1855 में, उन्होंने भी सेल थ्योरी को और ज़्यादा एक्सपांड किया और बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ दी, और वो कहते हैं बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नाम ध्यान रखो, विर्चो साहब कहते हैं कि देखो, जो एक सेल बनती है ना, वो अपने आप नहीं बनी, वो पहली सेल से बनी हुई होगी। पर कोई पूछे पहली सेल कब बनी, तो इसके लिए पूरा इवोल्यूशन आता है, पूरी उत्पत्ति आती है, पूरा जीव का पूरा जीवन आता है, किस प्रकार से वो बना होगा, क्या केमिकल चाहिए होंगे एक सेल को बनने में, सारी बातें। तो यहाँ पे विर्चो साहब क्या कहते हैं कि देखो, जो सेल बन रही है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग, पहली जो एग्जिस्ट होती थी सेल हैं, उनसे बनी होंगी वो सेल। ठीक है, अब देखो, विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बना, 1940 में ईजाद किया गया। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। तब जाके जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1940 में, तब हमने सेल को पूरी भली भांति उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को और स्टडी करना, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, कैसी प्लांट सेल है, कैसी एनिमल सेल है, क्या वायरस है, ये सब देखना हमने शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते ही। ठीक है, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री क्या है सेल के बारे में, न्यूक्लियस, सेल, प्रोटोप्लाज्म, सेल थ्योरी, इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो अब अगली कहानी, ये विज्ञान है, ये कहानी है। ठीक है, समय के हिसाब से चलती रहती है, बनती रहती है, चीज़ें ईजाद होती गई। द इन्वेंशन ऑफ, अब हुआ क्या, इन्वेंशन, अब एक नई खोज हुई, इन्वेंशन हुई मैग्नीफाइंग लेंसेज की। मैग्नीफाइंग लेंसेज वो होती हैं जो आकार को छोटा और बड़ा करते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे आकार को बड़ा करने की जिनमें क्षमताएं होती हैं, वो होती हैं मैग्नीफाइंग लेंसेज। मैग्नीफाइंग लेंसेज की वजह से ही हमने डिस्कवर कर पाए माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को। हमने एक एक जीवाणु को देखना शुरू किया, विषाणु को देखना शुरू किया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब को देखना शुरू कर दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखना शुरू कर दिया। वो सब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ, सब कुछ देखना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, फिर हमें पता चला कि जो एक सिंगल सेल, एक छोटी एक 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 जो सेल होती है, मे कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। अमीबा, अमीबा आप इसका स्ट्रक्चर देखे होंगे, इसका डायग्राम देखे होंगे, एक सेल से बना है। हमने देखा कि एक सेल में इतनी क्षमता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को बना पा रही है, जैसे अमीबा में। ठीक है, देखो बोर ना हो, कुछ लोगों को लगता है कि जीवन बोर है, पढ़ पढ़ के बोरियत हो रही है। देखो अब सिलेबस है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बोर ना हो, अपने आप को ऐसा बना के रखो कि हम कहानी सुन रहे हैं, हम प्रकृति की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को, क्या क्या चल रहा है इसके अंदर। ओके, हम अपने आप को नहीं समझ पाए हैं आज तक, इतना एवोल्यूशन हो चुका है मानव का। ठीक है, अपने आप को समझो, इस प्रकृति को समझो क्या चल रहा है। तो अमीबा सिंगल सेल है, क्लेमाइडोमोना सिंगल सेल है, पैरामीशियम बैक्टीरिया सिंगल सेल है, ये सभी सिंगल सेल हैं। एक सिंगल सेल से बना हुआ ये जीव पूरा सर्वाइव कर रहा है ना, जीवित है। कितनी क्षमताएं होंगी अकेली सेल में। तो चलिए अब अगली बात करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो एक सिंगल सेल से बनी हुई हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एक से बने, मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल को इकट्ठे किया गया, बहुत सारे उनके फंक्शन हैं पूरी बॉडी को चलाने के लिए, डिफरेंट फंक्शन के कारण अलग अलग बॉडी पार्ट्स बने। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स ने पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ईजाद किया। ओके, आप अपने आप को देख लो और आप एक अमीबा को देख लो, कितना अंतर है एक सिंगल सेल और एक मल्टीसेलुलर सेल।
ठीक है। जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल बहुत ज़्यादा ईजाद होने लगी तो ऑर्गन और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता गया जीवों का, ठीक है। सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या है, ये मल्टीसेलुलर हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप ये बताइए क्या ये जो क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और जो आप अमीबा की बात करते हैं, क्या इनके अलावा भी और आप एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। आप बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है, उनके नामों को पता होना चाहिए आपको। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कोकाई के बैक्टीरिया, ओके, विब्रियो के बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं। कुछ फंगस भी हैं, कुछ कवक भी हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एल्गी भी हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ एल्गी, सभी एल्गी नहीं, ठीक है। यूग्लिन नाम का जो जीव है यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो आपने ये बातें जान ली। अब हम आगे तरफ चलते हैं। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। दुनिया में जितना भी आपको ये बहुकोशीय जीव दिख रहा है ना, वो एक सिंगल सेल से आया होगा। हम अपनी बात करते हैं मानव की, वो भी एक सिंगल सेल से आया है। विज्ञान कहता है, इवोल्यूशन कहता है, उत्पत्ति कहती है, दुनिया के पूरे वैज्ञानिक कहते हैं। और आप खुद सोचो कि हाँ, जब उत्पत्ति हुई होगी तो सिंगल सेल से ही वो कॉम्प्लेक्स होती गई होगी, समय के अनुरूप चीज़ें इवॉल्व होती चली गई होंगी और एक सिंगल सेल ने जन्म दे दिया होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। देखो, अब इसका भी छोटा सा जिक्र कर रखा है एनसीईआरटी ने, कैसे हुआ होगा। देखो, सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन। जो रॉबर्ट विर्चो कह रहा था ना, वही बात आ रही है कि जो सेल है ना, सेल है वो धीरे धीरे डिवाइड हो रही है और प्रोड्यूस कर रही है अपनी जैसी दूसरी सेलों को भी। ऑल सेल्स डज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पिछली सेलों से आने वाली नई सेलें बननी शुरू हो गई। तो हम ये तो कह सकते हैं कि एक यूनिसेल्ड से मल्टी सेल्ड बनना शुरू हो गया होगा। लेकिन क्या अभी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एक सेल ही कैसे बन गई, क्या हुआ होगा? आप हायर क्लास में जानेंगे। लेकिन छोटा सा इतना बात यहाँ ध्यान रखिए कि देखो, प्रकृति ने जब ये सेल बनाई होगी, जब जीवन बना होगा, तो इस सेल को देखो, एक सेल को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, आयरन, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब दिया गया होगा। और जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई, उस पानी में वो सब चीज़ें दी गई होंगी, वहाँ से एक सेल का निर्माण हुआ होगा। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये आप हायर क्लासेज में और पढ़ लेना। यहाँ इतना जानना जरूरी है कि कैसे चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। एक एक लाइन में कहानियाँ हैं, एक एक लाइन में बहुत बड़ी स्टोरी है एनसीईआरटी की। तो पढ़ते चलिए, देखते चलिए चीज़ों को। तो चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब एक दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो देखो, एक्टिविटी 5.2, और इसमें हम देखते हैं दूसरा एक गतिविधि। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट्स ऑफ लीफ पील्स, टिप्स ऑफ रूट्स ऑफ ऑनियन और इवन पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब हमने क्या किया है, अब हमने उसकी लीफ के माउंट बनाने, टेम्पररी माउंट बनाने शुरू कर दिए, उसकी पत्तियों के, उसके रूट के टिप के। हमने ऑनियन की रूट को लिया, उसके रूट की टिप को लिया, ऊपरले वाले हिस्से को लिया, और इवन लीफ पील्स, ऑनियन पील्स को लिया, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की। और हमने अब परफॉर्म करना शुरू कर दिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या उठता है, डू ऑल सेल लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। क्या हर एक सेल एक जैसी नजर आ रही है? डू ऑल सेल लुक लाइक इन स्ट्रक्चर, लुक अलाइक, अलाइक का मतलब इक्वल, एक जैसी, सेम नजर आ रही है? कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमॉन्ग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। क्या हम अंतर बता पा रहे हैं कि एक पत्ती की सेल और एक रूट की सेल में अंतर है? वट सिमिलरिटीज़ कुड वी फाइंड, हम कौन कौन सी उनमें एक रूपता, सिमिलरिटी, एक रूपता देख पा रहे हैं, एक जैसी चीज़ें क्या देख पा रहे हैं? तो अब इन्हें सोचना शुरू कर दो कि देखो, मैंने लीफ की सेल ली, कितनी भी बड़ी सेल ली, कितनी भी छोटी सेल ली, वो एक देखने में एक जैसी नज़र आएगी, ठीक है, पहली बात। ओके, दूसरी बात, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा समझ में आया। लेकिन जब हमने डिफरेंट पार्ट्स की सेल लेनी शुरू करी प्लांट की, जैसे मैं लीफ की ले लूँ, स्टेम की ले लूँ, रूट की ले लूँ, तो मैं देखने को क्या मिला, मेरे को माइक्रोस्कोप में थोड़ा अंतर है, अलग अलग हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि उनका जो काम है ना, उनके हिसाब से सेल का निर्माण हुआ है। समझ गए आप? ओके, तो चलिए, काम के हिसाब से चीज़ें बनी हैं। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। देखो,
सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ जीव होते हैं जिनके जो सेल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होती हैं। देखो मैं बताता हूँ ह्यूमन बींग, आप उसकी नर्व सेल देखना आप शुरू करो, नर्व सेल, ठीक है, आप नर्व सेल देखना शुरू करो तो नर्व सेल आपको कैसी नज़र आएगी? नर्व सेल आपको ऐसी नज़र आएगी, ये आपको दिख रहा है डेंड्राइट्स है, ठीक है, फिर यहाँ बीच में पतली नली ऐसी, ये यहाँ से मिट गया थोड़ा सा, इसको आप कंसीडर करें मिटा हुआ है एनसीईआरटी में, जहाँ से मैंने इसको लिया है एनसीईआरटी को। तो ऐसी होती है नर्व सेल, आगे ऐसी जुड़ी हुई है इससे, और ये रहा, ठीक है, ये है नर्व सेल। देखो नर्व सेल, देखो काम क्या है, मैसेज को लाना ले जाना स्पाइनल कॉर्ड तक। मैसेज, आप किसी चीज़ को टच करते हो, किसी हॉट किसी कोल्ड को टच करते हो तो आपको सेंसेशन मिल जाती है कि हाँ ये हॉट है कोल्ड। ये कैसे मिल रहा है? क्योंकि आपके अंदर नर्व सेल हैं, वो मैसेज को ले जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक, सब चीज़ें निर्मित होती चली जा रही हैं, ठीक है। देखो उसका स्ट्रक्चर देखो, लंबी सी ऐसी नली है, ट्यूब है ना, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर तो ब्लड सेल कैसी, देखो कैसी, ठीक है। स्मूथ मसल सेल देखो, उनको देखो, ओवम को देखो, कि अंडे को देखो, ठीक है, फीमेल एग को देखो, बॉर्न सेल दिखने में कैसी हैं, स्पर्म सेल दिखने में कैसी हैं, एक फैट सेल दिखने में कैसी है, देख लो आप लोग, ये एक फैट सेल है, ठीक है। आप अगर इन सभी सेल को देखें, इनके स्ट्रक्चर को देखें, तो अपने आप में ये कहानी बना रही है। ब्लड को ऐसा होना पड़ा क्योंकि बहना है, अपनी साइज को ऐसा करना पड़ा, बहना है, हमारी रक्त बहना है, हमारे शरीर में हर एक सेल तक, हर एक जगह तक पहुंचना है, इसलिए ऐसी बनी, ठीक है। फैट सेल को चीज़ें डिपॉजिट करनी है, इसलिए ऐसा अंडाकार बना, अपना वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है। नर्व सेल को मैसेज देना, इसलिए ऐसा हुआ। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है ना, अपने कामों की वजह से वो बनाया गया, ठीक है। इवॉल्व ऐसे हुआ कि काम उस सेल को ऐसा करना, तो चलो स्ट्रक्चर ऐसा बना दो इसका, ठीक है। वो हमने नहीं बनाया, वो प्रकृति में बनता चला गया, ठीक है। तो आपको मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी बातें समझ आई होंगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई, अब ये सारी बात आएंगी, शेप साइज सेल का क्या है क्या नहीं है, फंक्शन सब बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। लाइन टू लाइन देखो, फिर मैं कह रहा हूँ बोर मत हो, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, कैसा भी पढ़ना है, चीज़ें जाननी है हमें, ठीक है। अभी मन कर रहा होगा उड़ने का, ठीक है, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, उस बाहरी दुनिया में उड़ने का मन कर रहा होगा, लेकिन उड़ने से पहले सोच लो जाना कहाँ है, बाहरी होते चले जाना है या अंदर की तरफ आना है, भीतर को देखना है, प्रकृति को देखना है, या बाहरी उड़ते चले जाना है, आपको सोचना है, ठीक है। तो उड़ो मत, आ जाओ, देखो चीज़ों को। अब हम पढ़ते हैं द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। पता है मित्रों, नर्व सेल, फैट सेल, ये देखती तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था कि देखो जो इनका शेप और साइज सेल का, वो रिलेटेड है उनके स्पेसिफिक फंक्शन से, जैसा वो फंक्शन करते हैं, जैसा वो परफॉर्म करते हैं काम, उसके हिसाब से उसका शेप और साइज आया है, ठीक है। Some cell like amoeba have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. देखो सब चीज़ों को समझो क्या कह रही है, देखो पूरी बात को समझो। अभी कुछ शब्दों को मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ, आप लोग गलतियाँ ढूंढेंगे तो मिलती चली जाएंगी, आप खुद बड़े वो होते चले जाएंगे। गलतियों से अच्छा ज़्यादा क्या है, हम भाव को समझें, हम चीज़ों को समझें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी कारणवश चीज़ें आगे पीछे हो रही होंगी, किसी जल्दबाजी के कारण, उसको इग्नोर करें, लेकिन पूरा ध्यान आपका किस तरफ, अपनी पूरी अंतरात्मा टॉपिक की तरफ, कंसेप्ट की तरफ, विज्ञान की तरफ, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, चीज़ कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है, ये लिविंग डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि देखो शेप और साइज किसी भी सेल का उसके कार्यों के आधार पर बना है, उनके कार्यों से वो रिलेटेड है, उसे कार्यों से संबंधित है। हम अमीबा की कुछ सेल, सम सेल लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। हम देखते क्या है, अमीबा की जो सेल होती है यूनिसेलुलर है, उनकी जो शेप होती हैं वो कुछ कुछ केस में चेंज कर लेती हैं अपने आप को। उनको जब भोजन लेना है, उनको जब एक्सक्रीट आउट करना है चीज़ों को, तो वो अपनी शेप को चेंज करती हैं, सेल की शेप को, ठीक है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। कुछ केसेस में, कुछ
केसेस में हमको देखना क्या मिलता है, जो सेल की शेप है वो ज़्यादा या कम फिक्स हो सकती है, या पैकुलियर का मतलब होता है एक जैसा, फॉर ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। बिल्कुल हमें ऐसी निश्चित सेल देखने को मिलेगी बहुत सारे केसेज में हमको उसकी शेप में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात को। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें अलग अलग कंडीशन में जब काम करना पड़ेगा तो उनको ऐसा बिहेव शो करना पड़ेगा, उसको अपनी सेल को ऐसा थोड़ा शेप को, स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, हल्का सा उनमें बदलाव होगा। अब देखो, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। देखो, ईच लिविंग सेल, प्रत्येक जीवित जो कोशिका है उसमें कैपेसिटी है, उसमें क्षमता है कुछ काम करने, कुछ बेसिक कामों को परफॉर्म करने की, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनमें एक लिविंग सेल का अपना खुद का एक कैपेसिटी है अलग अलग बेसिक फंक्शन करने का, सर्टेन कुछ निश्चित काम करने का, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, उनकी शेप और साइज जो भी है बदलेंगे नहीं, लेकिन उनमें थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता है। चलो अगली बात कर लेते हैं। मैं आपको और बताऊं, देखो एक बहुत ज़्यादा लोहे का काम करने वाला, रोजाना वो लोहा कोरता है, ब्लैक स्मिथ, उसके हाथ की सेल को देख रहा आप, और एक एसी रूम में बैठा हुआ है एक बड़ा मिनिस्टर जिसने कभी फावड़ा, कोई लोहा नहीं छुआ, कुछ नहीं, बहुत ही कोमल सा, उसकी सेल को देखना, आप देखेंगे क्या दोनों को शेप में थोड़ा अंतर, आप कहेंगे क्या बात है। एक स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण कैसी सेल, बेसिक फंक्शन उसने जो किया अलग, मैकेनिकल फंक्शन जो किया, कैसी सेल एक कैसी सेल, ठीक है, दोनों दिखेंगे एक जैसी लेकिन उनमें थोड़ा शेप में अंतर आ गया। तो आप ऐसे रिलेट करके देखिए अपने माइंड को, ठीक है, आपको चीज़ें समझनी है। अब क्वेश्चन उठता है, हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। एक जीवित कोश का ये मूलभूत कार्य कैसे करते हैं। अब देखो उसका आंसर सुनो, समझना ढंग से, उसका उत्तर जानो। वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स। देखो शब्द आया डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का मतलब काम और डिवीजन का मतलब बंटना, है ना, बांटना, कामों का बांटना। अभी कुछ देर पहले आपने नर्व सेल देखे, फैट सेल देखे, ठीक है, देखा आपने, आपको उनका साइज देखते ही कुछ माइंड में आ रहा था, आपको आ रहा होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर है उनमें, उनमें कामों को बांटा हुआ है। एक फैट सेल फैट को डिपॉजिट करने का, मोटा होने में काम हेल्प करेगी, एक नर्व सेल मैसेज को ले जाने में काम करेगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। एक आँख की सेल स्टोमक का काम नहीं कर सकती, स्टोमक की जो सेल है वो ईयर की सेल, जो हमारा कान है उसकी सेल का काम नहीं कर सकती, ईयर की सेल स्टोमक की तरह काम नहीं कर सकती, हमारी स्किन की सेल हमारी ब्रेन की सेल की तरह काम नहीं कर सकती। तो पूरे के पूरे जीवन को चलाने के लिए क्या किया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है, कामों को बांटा गया है, काम बंटने चाहिए, ठीक है, और जब काम बटेंगे तभी तो उनका डिफरेंट डिफरेंट शेप होगा, ठीक है, समझो मूलभूत चीज़ को। तो आपने देख लिया, वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड, हम में हृदय है खून को पंप करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए। हमारे पास एक स्टोमक है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं अपने शरीर को ही, ठीक है, देख लो और आपको ये उत्तर मिलता चले जाएगा कि अपने अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शंस को, इसीलिए डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सेल का ईजाद हुआ, ठीक है, मूलभूत रूप से। आगे देखो, सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल, ठीक है, एक कोशिका के अंदर भी जो एक कोश के जीव हैं, जो यूनिसेलुलर जीव हैं, उनके अंदर भी एक कोश का डिवीजन ऑफ लेबर कर रही है। इनफैक्ट each such cell has got certain specific components within it is known as cell organelles। और मित्रों जो ये काम होते हैं सेल के अंदर जो भी ये काम है, इन सभी को करने के लिए क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको कंपोनेंट्स कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ध्यान रखिएगा।
ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक सेल ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अब वो क्या क्या कर सकता है, वो नया मटेरियल बना सकता है सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल, वो वेस्ट मटेरियल को खा सकता है, ठीक है। वो सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल्स। इन सेल ऑर्गेनेल्स के कारण ही अलग अलग जो काम होते हैं वो होते चले जाते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। इनसे क्या बना हुआ, कोशिका बनी हुई है। अब सुनो लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात, देखो, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स। प्रत्येक सेल के पास सेम ऑर्गेनेल हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या काम करता है, व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, और वो किस ऑर्गेनिज्म पाए जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ये एक नर्व सेल है, देखो डायग्राम बनाता हूँ मैं, देखो ये एक नर्व सेल है, ठीक है, मान के चलिए एक नर्व सेल, ओके। इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाएगा, इसके अंदर भी गोल्जी बॉडी पाएगा, इसके अंदर भी खुद का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सब सेल ऑर्गेनेल होंगे खुद के, ओके। अब ये आपकी स्किन की सेल है, मान को चलो ये आपकी स्किन की सेल है भाई, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें भी गोल्जी बॉडी होगा, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी सब कुछ होगा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर अलग है फंक्शन के आधार पर, लेकिन सेल ऑर्गेनेल जो इसमें काम करेंगे वो सब एक जैसे हैं मित्रों, ओके, कैसे भी हों सब एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन उठते हैं, इन क्वेश्चन का आंसर तो आप ही देंगे। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतनी कहानी पढ़ने के बाद तुम्हें ये उत्तर मिल गया होगा कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों है लाइफ की, जीवन की, क्योंकि जीवन बना ही सेल से है। हर एक बेसिक बिल्डिंग जो बनी है वो सेल से बनी है किसी भी लिविंग की। अब वो सेल, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल कैसे कैसे काम करते हैं जीवन को चलाने के लिए, सारी बातें, इसलिए कहा गया स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ये लाइफ की। अब चलो, अब आगे क्वेश्चन उठता है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल बनी किससे है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल का, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। तो देखो, वी सो अबव दैट सेल है स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, अब क्वेश्चन उठता है सेल कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप में, जब हम स्टडी करते हैं किसी सेल का, तो हम उसके अंदर 3 खास फीचर्स को पाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनिज्म में हमें ऐसा देखने को मिलता है, वो 3 खास चीज़ें, वो 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो 3 चीज़ें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। हर एक सेल में ये हैं, और इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद इन इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। केवल इन्हीं संरचनाओं के जो फीचर्स हैं उन्हीं के कारण हर एक सेल में के अंदर एक्टिविटी चल रही हैं, इंटरेक्शन चल रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट का मतलब है अपनी एक से दूसरी सेल, अपनी सेल के अंदर जो कंपोनेंट उनके साथ उनका इंटरेक्शन, सब कुछ चल रहा है। तो अब 1 बाय 1 हम इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम काम करेंगे किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। देखो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ठीक है, जो सेपरेट करती है सेल के कंपोनेंट को बाहर के कंपोनेंट से। ये एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, ये सेल ऑर्गेनेल और बाहर जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट आपस में अलग अलग हों, उसके लिए एक आउटर कवरिंग चाहिए, ठीक है। आपका कमरा और दूसरा कमरे में डिस्टेंस है, आपके कमरे में अलग चीज़ें, दूसरे कमरे में अलग चीज़ें, वो इंटरेक्ट ना करें, तो कुछ चाहिए ना कवर। तो हम ऐसी हमारे सेल के अंदर ये कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही अलाउ करती है किस चीज़ को अंदर लेना है, किसको बाहर फेंकना है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ठीक है। देखो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी मूवमेंट को ये रेस्ट्रिक्ट करती है, ओके, रेस्ट्रिक्ट करती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा गया है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करके, ठीक है। परमिएबल का मतलब तो पास करना, मेम्ब्रेन से झिल्ली से सेलेक्टेड मटेरियल को पास करना है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कह दिया है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन उठता है
हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस टेक प्लेस इनटू द सेल, सेल के अंदर किस प्रकार मूवमेंट होती है सबस्टांसेस की, हाउ डू सबस्टांसेस मूव आउट ऑफ सेल, और किस प्रकार से सेल से चीज़ें बाहर निकलते हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे आगे। देखो कैसे होता है चीज़ें, अब देखो कैसे कोई चीज़ अंदर जाती है बाहर जाती है। अब क्वेश्चन का आंसर सुनो। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें CO2 ऑक्सीजन सेल के बाहर भीतर आते जाते रहते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। वी हैव स्टडी द प्रोसेस डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स, हम भी जान लेंगे डिफ्यूजन क्या है आगे भी। We saw that there is spontaneous movement of substance from a region of high concentration to region of low concentration। हम देखते क्या है कि जहाँ ज़्यादा सांद्रता है, जहाँ ज़्यादा अमाउंट है चीज़ की, वहाँ से कम चीज़ की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, वो होता है डिफ्यूजन। समथिंग हैपन्स सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल व्हेन some substances like CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in high concentration inside the cell। हम देखते क्या है कि कभी कभी कुछ सेलुलर वेस्ट होता है जो आपकी सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन CO2 इज लो एज कम्पेयर टू इनसाइड सेल। एज सुन एज देयर इज डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन CO2 इनसाइड द एंड आउटसाइड सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखो पूरी कहानी क्या लिखी गई है, पूरी कहानी को सुनो। देखो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर CO2 अगर ज़्यादा हो जाए और यहाँ CO2 क्या हो जाए कम, यहाँ क्या है ज़्यादा, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ है, ये रहा, यहाँ कम है, तो क्या होगा डिफ्यूजन की मदद से ये सेल से बाहर निकलेगा। समझ में आया, ठीक है। ऐसा ही इसके रिवर्स शुरू कर लो। शरीर से CO2 बाहर निकल गई, अब मान के चलिए सेल के अंदर ऑक्सीजन पड़ गया कम, ऑक्सीजन कम, मान के चलिए यहाँ ऑक्सीजन है ज़्यादा, तो ज़्यादा सी चीज़ें कम की तरफ जाती हैं डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ गई। तो आप देख लो कि सेल के अंदर कोई चीज़ कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, इस बात को आप लोग निर्णय कर लो, ये जरूरी है, ठीक है, ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। अब सुनो, जो पानी है, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखो अब डिफ्यूजन की तरह ही अब गैस डिफ्यूजन का पालन कर रही है, इसी प्रकार पानी भी डिफ्यूजन का पालन करता है। पानी करता क्या है, वो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज ऑस्मोसिस, आप क्या जवाब देंगे, जब पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़े, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अब जो मूवमेंट, जो पानी मूव कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, आ रहा है जा रहा है, वो अब मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पानी की, लो की तरफ जा रहा है, लो से हाई, ठीक है, ये ऑस्मोसिस है। अब देखो कई बार ये मूवमेंट अफेक्ट हो सकता है, और क्यों हो सकता है कि कई बार कोई उसमें ऐसा पदार्थ घुला हुआ हो जो पानी के अंदर जो उसकी मूवमेंट को रोक पाए, ठीक है, या मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाए, तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कुछ अफेक्ट कर देते हैं इस मूवमेंट को। अब सुनो, तो ऑस्मोसिस क्या है, दस ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, किसको क्रॉस करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन लो की तरफ। अब बहुत ही अच्छी बातें दे रखी हैं, ध्यान से सुनना। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। देखो अब क्वेश्चन उठता है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप एक लिविंग सेल को, एक एनिमल सेल को, एक प्लांट सेल को किसी सॉल्यूशन में रख दो, और उस सॉल्यूशन में क्या है, या तो शुगर है या क्या है, सॉल्ट है पानी के अंदर, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो 3 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो अगर आपने उस सेल को, ये एक सेल है, इसका जो सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पानी ज़्यादा है, आउटसाइड सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है, और इनसाइड सेल के अंदर पानी कम है। देखो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ बाहर ज़्यादा भीतर कम, ओके, ये पूरा पढ़ लो, यही बात है, ठीक है। अब क्या होगा,
अब पानी बाहर ज़्यादा, तो जहाँ पानी ज़्यादा होता है तो विज्ञान में उसको हम कहते हैं कि चीज़ें क्या हैं, डाइल्यूशन में है। ठीक है, पानी जहाँ ज़्यादा उसका मतलब क्या है, डाइल्यूट हो चुकी है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, पानी कम, है ना। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे क्या है, रिवर्स हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब आपको समझ में आया, वही बात लेके गई है वो सुनो कि देखो एक सेल थी, उसके चारों तरफ क्या था, पानी ज़्यादा था। ठीक है, आउटसाइड इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाई ऑस्मोसिस। तो पानी ज़्यादा, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। तो ये सेल है, सेल इस पानी को अपने अंदर खींच लेगी, SPM से सिंपल मेम्ब्रेन से आ जाएगा। तो इस तरह की सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन। आपने अगर कोई सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दी, कहने का मतलब है कि सेल के चारों तरफ पानी ज़्यादा और सेल के अंदर पानी कम, इस प्रकार के सॉल्यूशन कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, अब चीज़ें ऑस्मोसिस से हाई से लो की तरफ जाएंगी, तो पानी हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन से अंदर। ठीक है, बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल। ठीक है, सेल के अंदर ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो नेट जो और कुछ पानी जो थोड़ा बहुत निकलता रहेगा, तो पानी ज़्यादा आ रहा है, कम निकल रहा है उस सेल से, सेम्परमिल मेम्ब्रेन है उससे कम निकल रहा है। तो आप क्या देखेंगे, जो नेट जो ओवरऑल रिजल्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल है वो धीरे धीरे स्वेल अप, फूलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी सेल को कहते हैं टर्जिड सेल, इसी सेल को कहते हैं इन्फ्लेटेड सेल। समझ में आया आपको। अब ये फूल जाएगी एक सेल, अब पानी लगातार इसको मिलता जा रहा है, लगातार मिलता जा रहा है, ये फूलती जा रही है, स्वेल अप होती जा रही है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये ब्रस्ट हो सकती है। ठीक है, और जब सेल ब्रस्ट हो जाए तो फट जाएगी, भीतर का कंपोनेंट बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं एग्ज ऑस्मोसिस, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस हो गया, भीतर का सारा कंपोनेंट बाहर निकल गया। कब निकला, जब हाई कंसंट्रेशन थी पानी की इन्वायरमेंट में, सेल के अंदर कम था। ठीक है, अर्थात मैंने सेल को कहाँ रख दिया था, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब आप ऐसा समझो, कम। समझ में आया आपको, कम, सेल के अंदर पानी कम, सेल के अंदर पानी कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, बाहर ज़्यादा, ऐसे याद रखना। अब दूसरी क्वेश्चन उठती है, देखो अगर जो बाहर का ये है सेल और ये बाहर का मीडियम, ठीक है, यहाँ भी पानी इतना ही है, यहाँ भी पानी इतना, मान चलिए सेल के अंदर भी 10 मॉलिक्यूल हैं पानी के और बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी 10 मॉलिक्यूल हैं पानी के। तो क्या होगा, क्या सेल मेम्ब्रेन जो सेम्पल मेम्ब्रेन है इससे पानी क्रॉस कर पाएगा, नहीं, नेट मूवमेंट हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को कहते हैं आइसो मीन सेम, एक जैसा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, जितना पानी अंदर जाएगा इतना ही बाहर पानी आएगा। अगर हम एक दूसरी बात में सोचें तो नेट मूवमेंट क्या है, जीरो है, नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेल का साइज ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, सेम साइज का रहेगा वो। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसी दिखती है, सेम साइज की। अब तीसरी कंडीशन, अब मीडियम में, अब आपने बिल्कुल पहले का उल्टा कर दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का आपने उल्टा कर दिया। अब सराउंडिंग मीडियम ये रहा, ये है सेल, इस मीडियम में पानी कम, ठीक है, यहाँ ज़्यादा, चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, है ना, जाएगी कि नहीं जाएगी, कम ज़्यादा। ठीक है, तो सुन लो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर मीडियम है जो उसमें पानी लोअर कंसंट्रेशन में है, कम है पानी, ये रहा पानी लोअर कंसंट्रेशन देन द सेल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पानी कम, तो इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन कम का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा। ठीक है, चीज़ की यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा। ठीक है, अब क्या होगा, वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपने सेल को रख दिया है। अब ऐसी कंडीशन में आपको देखने को क्या मिलेगा, सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगी, अब ऑस्मोसिस से पानी को लूज करेगी, इसमें से पानी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि पानी बाहर की तरफ आ रहा है। मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ, एक छोटी सी गलती, यहाँ होगा एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ क्या होगी, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम कंसंट्रेशन, पानी सेल के अंदर पानी ज़्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन कम है। तो होगा क्या, ऐसी कंडीशन में वाटर क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को,
ठीक है। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन और वो बाहर की तरफ आ जाएगा। बाहर की तरफ जब आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं और एक्सोस्मोसिस। यानी कि हाइपरटोनिक में होगा एक्सोस्मोसिस, और हाइपोटोनिक में जहाँ सेल मोटी हो रही थी, स्वेल अप हो रही थी, वहाँ क्या होगा, एंडोस्मोसिस। एंडो मीन्स अंदर, अंदर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर की तरफ पानी जा रहा है। आज कुछ पता नहीं, बहुत तेज़ी के कारण इसको ख़त्म करने की वजह से जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें हो रही हैं। कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाव समझ में आना चाहिए, भाव को समझो। मैं दोबारा करेक्ट कर गया हूँ, भाव को समझ लेना, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपको देखने को क्या मिलेगा, सेल श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। श्रिंक कर जाएगी तो पानी बाहर निकल जाएगा और सेल फट जाएगी, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल स्वेलअप फूल जाएगी, बाहर का जो पानी था वो भीतर की तरफ आ गया, एंडोस्मोसिस हो गया। ओके, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। लास्ट बात, अब कुछ प्रक्रियाएं देख लेते हैं, कुछ एक्टिविटी। द ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की बात नहीं की मैंने, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की। कहने का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन में भी चीज़ें जा रही हैं हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। ऑस्मोसिस में भी चीज़ें जा रही हैं हाई टू लो। फर्क कितना है, डिफ्यूजन में गैस की बात हो जाती है, ऑस्मोसिस में पानी की बात हो जाती है, लिक्विड की बात हो जाती है, फ्लूइड की बात हो जाती है, ठीक है। तो वास्तव में ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप, एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का ही, सेलेक्टिव में मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस हो रहा है। अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं। देखो एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी हम करेंगे अंडे के साथ। ऑस्मोसिस देखेंगे अंडे में कैसे होगा। देखो, आपने अंडे की जो ऊपरली कवर है, सेल है, उसको रिमूव कर लिया, ठीक है, रिमूव कर लिया। और रिमूव करने के लिए आपने किसका यूज़ किया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यूज़ किया था। आपको पता है HCl, ठीक है, डाइल्यूट कंडीशन में लिया, उसमें पानी ज़्यादा मिला दिया HCl में। तो आप क्या देखेंगे, जो सेल थी, इस अंडे की जो सेल थी वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, ठीक है। अंडे की सेल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम भाई उसमें तो। ए थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेज द एग, ठीक है। अब होगा क्या, आपने जैसी सेल को मिटाया था, ऊपरली सेल को, ये सेल है अंडे की सेल को, जैसे ही आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिजोल्व कर लिया था, तो आपने क्या देखा, एक थिन आउटर स्किन देखी इस अंडे की, ठीक है। उस अंडे को आपने पानी में रख दिया और 5 मिनट तक ऑब्जर्व किया है कभी, ठीक है। तो होता क्या है, बाहर ज़्यादा पानी, अंडे के भीतर कम पानी, तो हाई कंसनट्रेशन से पानी लो, हाई से लो, तो अंडा क्या हो जाता है, फूल जाता है ना, स्वेलअप कर जाता है ना, क्योंकि पानी अंदर चला गया ऑस्मोसिस से। आप ये एक्टिविटी कर सकते हो घर पर, ठीक है, लेबोरेटरी में कर सकते हो अंडे लेकर। ओके, आप देख चुके हो ऑस्मोसिस का टाइप, ठीक है। सोयल कैसे हो रही है, एंडोऑस्मोसिस कैसे हो रहा है अंडे के अंदर। एक बात, अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरी एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि। अब आपने क्या कर दिया, आपने अंडे को लिया, ठीक है, प्लेस ए सिमिलर डी सेल्ड एग, आपने उस सेल को रिमूव कर दिया अंडे की ऊपरली कवर को, उसको साल्ट में रख दिया कंसनट्रेटेड, ठीक है। ये अंडा था, उसको एक गिलास लिया, उसमें ज़्यादा क्या था, साल्ट ज़्यादा था, नमक ज़्यादा था, और आपने 5 मिनट के लिए उसको ऑब्जर्व किया। अब क्या देखेंगे आप, सेल जो एग था, अंडा था, वो श्रिंक कर गया, ठीक, पिचक गया। क्यों पिचक गया, अरे भैया पिचकेगा ये कब, जब अंदर का कंटेंट देखो, पानी अंदर यहाँ ज़्यादा, ये तो साल्ट ज़्यादा है, कंसनट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ डाइल्यूशन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो यहाँ का पानी है जो, वो बाहर की तरफ भगेगा ना, है ना, ये पतला हो जाए, श्रिंक होता चला जाएगा, है ना, पिचक जाएगा, ठीक है। वाटर पासिज आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द साल्ट सॉल्यूशन, एग से पानी बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, यहाँ पे कंसनट्रेटेड ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, पानी कम है, इसलिए ऐसा होगा। ओके, आप ऐसी एग्जाम्पल कितनी बार की हो ना जाने घर पर, आपने मुनक्का लिया होगा, किशमिश लिया होगा, एप्रीकोट लिया होगा, रेजिन्स लिए होंगे, आपने पानी में डाले होंगे, तो आपने देखा क्या होगा, सुबह फूल जाती हैं। चने आपने डाला, फूल गया, ऑस्मोसिस से पानी अंदर घुस गया, चने की जो मेम्ब्रेन थी उसको पास करके ही, है ना, ऐसा देखने को मिलता है। अभी नीचे वाला भी सेम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपने ड्राई रेजिन लिए, आपने एक बार उसको शुगर या साल्ट में डाल दिया, तो क्या होगा, आपने एक बार उसको पानी में डालेगा तो स्वेल हो जाएगा, सिंपल बात, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में चीज़ें क्या होती हैं, स्वेल होती हैं। पानी ज़्यादा है तो पानी बाहर ज़्यादा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो पानी बाहर से भीतर आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो स्वेल अप एंड ऑस्मोसिस से आप क्या देखोगे, रेजिन्स, मुनक्का, ये फूल जाएगा, एप्रिकॉट फूल जाएगा, ठीक है। यही आप चीनी के सॉल्यूशन में रख दो, आप देख लेना घर पे रख के, चीनी के सॉल्यूशन में रख दो भाई, इसको चीनी के सॉल्यूशन में रखो,
ठीक है, ये आपका एप्रिकोट है, ये आपका रेजिन है, मुनक्का है। आपने चीनी के सॉल्यूशन या साल्ट के सॉल्यूशन किसी में रख दो, अब देखो क्या मिलता है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा, अंदर कंसनट्रेशन कम, समझ रहे हो तुम लोग, है ना। यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड चीज़ें हो गई, यहाँ पे डाइल्यूशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे पानी कम बाहर, यहाँ भीतर पानी ज़्यादा है, तो बाहर निकलना शुरू, एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये श्रिंक पिचक जाएगा। ऐसा देखने को मिलता है, सिंपल। ओके, तो ये बात हमने जान ली है कि किस प्रकार से ऑस्मोसिस हो सकता है, किस प्रकार से एसपीएम सेल पे परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर अंदर जा सकता है। ठीक है, अब अगली कहानियाँ, बिल्कुल पढ़ते रहो यार। अगली कहानी, अब यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे प्लांट आपने ले लिए, वो वाटर को गेन करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। आप कहेंगे किस प्रकार से? अरे भैया, वाटर को एब्जॉर्प्शन मिलता है, जो प्लांट की रूट होती हैं वो ऑस्मोसिस से पानी को खींच लेता है। ठीक है, बाहर ये रूट थी, बाहर पानी ज़्यादा, ठीक है, सॉइल में पानी ज़्यादा, ये रूट सेल हैं, खींच लेंगे ऑस्मोसिस से। यहाँ भी ऑस्मोसिस हो रहा है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे प्लांट हैं, उनमें ऐसा हो रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? अब आगे पढ़ो। 10, अब मुद्दे की बात क्या है? डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन लाइफ ऑफ ए सेल। पानी को, गैसेज को बाहर भीतर ले जाना, डिफ्यूजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन भी ले लेता है इसके थ्रू। पानी, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी रूट पानी को खींच रहा था, खींचने के साथ साथ आयन भी तो खींच रहा है पानी के अंदर जो डिजॉल्व है। सिंपल बात है ना। और भी एग्जाम्पल देखेंगे अभी। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं भीतर की तरफ और सेल के बाहर की तरफ भी मूव करते हैं थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। कुछ एटीपी की मदद से भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता रहता है सेल के अंदर। एटीपी की मदद से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनर्जी की खपत के कारण ही सेल के अंदर जा सकती हैं और एनर्जी खपत के कारण सेल के बाहर आ सकती हैं। वहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एटीपी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को बाहर भीतर ले जाने में। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन बातों से हम आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, पता चल गया होगा आपको। भीतर चीज़ें बाहर चीज़ें जा रही हैं, आप स्किन को टच करते ही पिचक जाती है, ज़्यादा स्ट्रेन लगाते ही, फोर्स लगाते ही। एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फ्लेक्सिबल होती है और बनी किससे होती है? लिपिड से और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आगे देखो, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना सेल मेम्ब्रेन की, बहुत ही कारगर है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमें देखने को क्या मिलता है? अमीबा के अंदर देख लेना तुम, खास चीज़, अमीबा सेल के अंदर इनगल्फ कर लेती है फूड को इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। इनगल्फ मतलब निगलना, भाई माउथ तो है नहीं उसके पास। एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर वाले इन्वायरमेंट से अमीबा बहुत सारी चीज़ों को अंदर खींच लेगा इस सेल से ही, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, सच प्रोसेस आर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटो सेल के ऑस्मोसिस हो ही रहा बाहर से भीतर। ओके, तो अमीबा में ऐसा हो रहा है। ठीक है, अमीबा फूड को ले लेता है इस प्रोसेस से, एंडोसाइटोसिस से। ओके, तो ये बात भी हमने जान ली है। एंडोसाइटोसिस हमने पढ़ लिया है, ध्यान रखना। अब देखो, एक एक्टिविटी है, अभी टीचर की मदद से करनी है। फाइंड आउट about electron microscope from resources in the school library or through the internet, discuss it with your teacher। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत सारे रिसोर्सेज से देखने हैं, फाइंड आउट कर लेने हैं, लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, और टीचर के साथ डिस्कस करो उसको, कैसे क्या है, ज्ञान लो कैसी चीज़ दिखती हैं। अब क्वेश्चन उठता है, कुछ सवाल हैं उसको हम देखेंगे। हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। देख लो भैया, डिफ्यूजन की पूरी परिक्रमा तुम्हें लगा दी है मैंने। ठीक है, पढ़ ढंग से, अब सोच के आंसर दे देना मेरे को। दूसरा, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है? उत्तर बताइए, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है? सेलेक्ट करके ये चीज़ों को क्यों अपने अंदर लेती है, इसके बारे में बताइए क्यों है वो। ठीक है, वाई का उत्तर अभी सब कुछ पढ़ चुके हैं। एनालाइज करो और आंसर ढूंढो और निकालो, कुछ अपने आप से भी कर लो, है ना। तो चलो, अभी ये थोड़ा लंबा ना हो तो ये तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं। चैप्टर यहाँ पे आधा हो चुका है ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद।